आप सबको मेरा नमस्कार। आज हमारा डिस्कशन है कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। सर 1/2/2019 से जो अमेंडमेंट आई थी 2018 के अंदर अप्लीकेबल की गई 1/2/2019 को, उसके अंदर सेक्शन 29 का जो है अब हेडिंग बदल दिया गया है। अब हेडिंग है कैंसिलेशन एंड सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब इसमें जो है और इसके साथ हम रूल्स भी डिस्कस करेंगे, रूल 20 to 22, जहां पर एक प्रोसीजर दिया हुआ है कि कैसे जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। तो 3 तरह से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। पहला कि प्रॉपर ऑफिसर कुछ सर्कमस्टांसेस जो अभी हम डिस्कस करेंगे उनके अंदर कैंसिल कर सकता है। दूसरा, एक रजिस्टर्ड पर्सन जो है खुद एप्लीकेशन फाइल करे। और तीसरा, लीगल एयर्स इन केस ऑफ डेथ ओनली, बस इसके अलावा कुछ नहीं, केवल डेथ के केस में। तो ये 3 सिनेरियो हैं जहां पर ऑफिसर कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन खुद एप्लीकेशन फाइल कर सकता है और लीगल हेयर इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रोप्राइटर जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। अब कैंसिलेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर देखते हैं। तो 5 सर्कमस्टांसेस दी गई हैं सेक्शन 29 सब क्लोज 2 के अंदर। पहली है इन द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट और रूल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड, उसको हम देख लेते हैं कौन कौन सी कॉन्ट्रावेंशन प्रेस्क्राइब की गई है। दूसरा, कंपोजिशन डीलर ने 3 कंसेक्टिव टैक्स पीरियड की रिटर्न फाइल नहीं करी। अब आज के सिनेरियो में वो रिटर्न CMP 08 मानी जाएगी जो कंपोजिशन डीलर को क्वार्टरली भरनी है, या GSTR 4 मानी जाएगी जो ईयरली भरनी है। तो मुझे लगता है कि रिटर्न्स का यहां पर जहां तक बात है तो वो GSTR 4 माना जाएगा। CMP 3 जो है वह CMP 08 जो है वो केवल और केवल टैक्स डिटर्मिनेशन के लिए, लेकिन मैं इसकी लीगलिटी में नहीं जा रहा तो मैं आगे बढ़ता हूं। तीसरा, कि यदि कंपोजिशन से दूसरा डीलर है और उसने 6 महीने की कॉन्टिन्यूस रिटर्न्स नहीं फाइल की तो उस सूरत में रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। चौथी है कि वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पर वर्ड जहां पर मैंडेटरी है वहां पर नहीं है। सेक्शन 24 के अंदर जहां पर लेना है कि वहां पर जो दी हुई है स्थितियां कि उन स्थितियों के अंदर मैंडेटरी लेना पड़ेगा, तो वो वॉलेंट्री जहां पर लिया है वो जो है 6 मंथ के अंदर कमेंस नहीं किया बिजनेस, तो उसमें भी रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया जा सकता है। अब रजिस्ट्रेशन हम ले लिया फ्रॉड से, विलफुल मिसस्टेटमेंट से और सप्रेशन ऑफ फैक्ट से। तो फ्रॉड का मतलब है डिसीविंग, विलफुल मिसस्टेटमेंट है कि मान लिया कोई आपने जो आधार नंबर देना था वो बिल्कुल ही ऐसा दे दिया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, या मिस स्टेटमेंट का मतलब है कि आधार का 1-2 नंबर इधर उधर हो गया तो वो मिस स्टेटमेंट मानी जाएगी। लेकिन जानबूझ के दी गई मिस स्टेटमेंट जो है उसके बेस पे भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। और सप्रेशन ऑफ फैक्ट का मतलब ये है कि कुछ इंफॉर्मेशन आपको देनी थी लेकिन वो आपने छुपा ली। अब सवाल ये आता है कि जो मुझे नहीं देनी थी क्या उनको भी सप्रेशन ऑफ फैक्ट माना जाएगा? मेरे हिसाब से वो सप्रेशन ऑफ फैक्ट नहीं आएगा और उस सूरत में जो है वो उस बेस पे रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं। रूल 21 में 4 सर्कमस्टांसेस और दी हैं जहां पर कैंसिलेशन किया जा सकता है। एक, जो डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वहां से बिजनेस कंडक्ट नहीं करना आरंभ किया। दूसरा, इशू इनवाइस और बिल विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस इन वॉयलेशन ऑफ एक्ट और रूल मेड देयर अंडर। तीसरा, वॉयलेट द प्रोविजन रिलेटिंग टू एंटी प्रॉफिटरिंग मेजर, उसके आपने वॉयलेशन करी। और चौथा, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और उसके 45 डेज में आपने बैंक डिटेल फर्निश नहीं करी जो कि करनी जरूरी है एज पर रूल 10A जो इंसर्ट किया गया नोटिफिकेशन नंबर 31 2019 डेटेड 28/6/2019 को। तो ये चार कंडीशन ऊपर और 4 कंडीशन ये, इन 8 कंडीशन में ऑफिसर जो है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उसके लिए प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर है कि उसको एक शो काज नोटिस देना पड़ेगा REG 17 के अंदर। उसको बताना पड़ेगा जी ये रीजन है, मैं इस बेस पर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूं। अब विद इन 7 वर्किंग डेज है यहां पर, उसके अंदर जो डीलर है उसको रिप्लाई देना है RG 18 के अंदर। अब उसको रिप्लाई मिलने के बाद 30 डेज के बाद यदि वो अनसेटिस्फाइड है और या रिप्लाई नहीं आया तो उसके विद इन 30 डेज जो है वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है REG 19 के अंदर। और रिप्लाई ठीक मिला तो जो प्रोसीडिंग है वो ड्रॉप की जा सकती है REG 20 के अंदर। यदि रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन का जो नोटिस दिया है, शोकाज नोटिस दिया है, वो इस बेस पे दिया है कि रिटर्न्स फाइल नहीं करी और इंस्टेड ऑफ गिविंग द रिप्लाई इन REG 18
यदि डीलर उन रिटर्न को फाइल कर देता है विद टैक्स एंड इंटरेस्ट, तो वो जो है, जो प्रोसीडिंग है ये, वो प्रोसीडिंग ड्रॉप करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ड्रॉप मानी जाएगी। इन RG 21 को उसको प्रोसीडिंग ड्रॉप करनी पड़ेगी। और ये भी नोटिफिकेशन से ऐड हुआ है, नोटिफिकेशन नंबर 39/2018 डेटेड 4/9/2018। इसके बाद जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको देख लेते हैं कि वो किन बेसिस पे जो है रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन डाल सकता है। पहला कि बिजनेस डिसकंटिन्यू, दूसरा ट्रांसफर कर दिया पूरा का पूरा, तीसरा डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, चौथा अमलगामेशन और डीमर्जर, पांचवा चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, और छठा पर्सन इज नो मोर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, यानी कि उसकी टर्नओवर ही कम होगी, उसको लगता है कि नहीं उसने मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लिया है लेकिन उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं, तो इन सर्कमस्टांसिस में ही कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब उसको जो एप्लीकेशन फाइल करनी है वो किसमें करनी है, REG 16 में कॉमन पोर्टल पर विद इन 30 डेज। जो ऊपर हमने इवेंट देखे हैं उन इवेंट पर जो है वो उनके अकरेंस होने पर वो विद इन 30 डेज जो है उसको एप्लीकेशन REG 16 में फाइल करनी पड़ेगी। साथ में उसको जो स्टॉक है उसके पास जितना भी, वो इनपुट के रूप में है, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में, फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में है, और कैपिटल गुड्स और प्लांट एंड मशीनरी, वो जो है सारी की सारी उस REG 16 में उनकी डिटेल जो है उसको फाइल करनी पड़ेगी। उससे पहले की जितनी भी लायबिलिटी है जहां से वो एप्लीकेशन दे रहा है रजिस्ट्रेशन के लिए, वो सारी लायबिलिटी उसको पे करनी पड़ेगी। और जो एक रूल्स 21 के अंदर एक प्रोविजो था, उसमें कहा गया था कि वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन आपने लिया है तो 1 साल तक के लिए आप जो है उसकी एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते फॉर कैंसिलेशन, तो वो ओमिट कर दिया गया है वाइड नोटिफिकेशन नंबर 3/2018 डेटेड 3/1/2018 को। और जो कैंसिलेशन ऑर्डर है वो REG 19 में जो है वो इशू करना पड़ेगा विद इन 30 डेज ऑफ फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। अब इशू ये आ रहा है कि आज बहुत सारी एप्लीकेशन, हजारों एप्लीकेशन जो है वो डिपार्टमेंट के पास पेंडिंग है और वो कैंसिल कर ही नहीं रहे, और वो पता लगता है जी 1 साल के बाद नोटिस इशू कर दिया। तो इस बारे में क्या है कानून, तो उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं एक बार कि वो कानून क्या है। तो 69 जो है, इस जो सर्कुलर नंबर 69 है जो 26/2/2018 को आया, उसमें इसकी पूरी गाइडलाइन दी गई है कि यदि एक रजिस्टर्ड पर्सन अपने आप कोई एप्लीकेशन फाइल करता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो उसमें 2 सर्कमस्टांसिस को छोड़ के, एक पहली को डिस्क्रिपेंसी है REG 16 के अंदर, और दूसरा अमलगामेशन, डीमर्जर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रांसफर के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन उसने नहीं लिया। तो इन 2 सर्कमस्टांसिस के अलावा बाकी सभी सर्कमस्टांसिस में उसको विद इन 30 डेज वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना पड़ेगा, और उसके लिए कोई क्वेरी जो है वो नहीं लगा सकता। ये सर्कुलर बिल्कुल क्लियर करता है, और यदि किसी को किसी प्रकार का भी नोटिस आता है तो वो इस सर्कुलर का हवाला देके ऑफिसर को बता सकता है कि नहीं भैया, सिर्फ ये 2 सर्कमस्टांसिस कही गई हैं जहां पर मेरी जो कैंसिलेशन की एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट किया जा सकता है, इसके अलावा कहीं रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। और इसके अंदर भी यदि उसको रिजेक्ट करनी है इन 2 कंडीशन जो मैंने अभी बताई, इन 2 कंडीशन के ऊपर भी पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया ये डिस्क्रिपेंसी है, और ये जो है आपको 7 डेज का टाइम देगा और रिप्लाई का, और यदि आपने रिप्लाई दे दिया या वो जो भी उसने डिस्क्रिपेंसी मांगी थी वो आपने कर दी, तो उसको फिर जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा। और यदि आप नहीं दे पाए और सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तब वो आपकी उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट जो है वो कर सकता है। सर, इसके अलावा अब एक सवाल और आता है कि मैंने एक एप्लीकेशन फाइल करी, लेकिन क्या जो है वो एप्लीकेशन फाइल करने के बाद मुझे उसके जो इंटरवीनिंग पीरियड है जहां से मैंने एप्लीकेशन दी और जिस डेट को वो कैंसिल हुआ उसकी जो है रिटर्न्स भरनी पड़ेंगी, क्योंकि काफी नोटिस पीछे डिपार्टमेंट ने इशू किए थे इस लेवल पे। तो इस बारे में जो है वो रूल 21A इंसर्ट किया गया, डेट 3/2019 डेटेड 29/1/2019 को, और उसमें कह दिया गया, और ये यदि हम एक्ट की प्रोविजो पढ़ेंगे, सेक्शन 29 सब क्लोज 1 की प्रोविजो है, वहां पर वर्ड में है, लेकिन रूल 21A के अंदर वर्ड जो है वो शेल है, यानी कि एप्लीकेशन यदि डीलर ने खुद दी है तो उसमें जो है रजिस्ट्रेशन शेल बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन।
वहां से सस्पेंड माना जाएगा और उसके बाद रिटर्न्स भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ड्यूरिंग द सस्पेंशन ऑफ बिजनेस नो टैक्सेबल सप्लाई कैन बी मेड, नो नीड ऑफ टू फाइल द रिटर्न। लेकिन वो कोई टैक्सेबल सप्लाई भी नहीं कर सकता, ना कोई टैक्स इनवाइस इशू कर सकता और ना कोई टैक्स जो है वो चार्ज करता। यदि उस पीरियड के बाद जब उसने एप्लीकेशन दी उसका जो है वो डीम्ड सस्पेंडेड माना जाएगा बिजनेस, और उसके बाद यदि वो कोई सप्लाई करता है, कोई टैक्स इनवाइस इशू करता है, कोई टैक्स चार्ज करता है, तो उस सूरत में उसको पेनलाइज, उसको ऐसा माना जाएगा जैसे वो रजिस्टर्ड ही नहीं है और वही कॉन्सिक्वेंसेस उसको भुगतने पड़ेंगे। जो अनरजिस्टर्ड पर्सन है और वो टैक्स कलेक्ट करता है तो निश्चित रूप से वही जो है कॉन्सिक्वेंसेस उसको भी सहन करने पड़ेंगे, उसको भुगतने पड़ेंगे। तो ये था। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है, इसके अलावा जो सस्पेंशन है, यदि एक सुमोटो एक शो काज नोटिस दे रहा है ऑफिसर, तो उसमें रजिस्ट्रेशन में भी सस्पेंडेड है, में भी सस्पेंडेड है, वहां पर सेल सस्पेंडेड नहीं है। उससे पहले उसको आपको एक नोटिस में ही बताना पड़ेगा, शो काज नोटिस में, कि क्यों ना आपका बिजनेस जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए, और उसके लिए आपको रिप्लाई फाइल करना है, और रिप्लाई से यदि वो सेटिस्फाई है तो निश्चित रूप से तो नहीं करेगा सस्पेंड, और यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो निश्चित रूप से आपको सस्पेंड जो है वो बिजनेस को कर सकता है। और जैसे ही यदि आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं रिवोकेशन की और वो रिवोक हो गया तो उसी डेट से आपका सस्पेंशन और रजिस्ट्रेशन भी जो है वो रिवोक माना जाएगा। लेकिन रिवोकेशन की हम अभी बात कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ एक देख लेते हैं। और इन केस ऑफ रिवोकेशन, यदि एक आपने एप्लीकेशन फाइल करी रिवोकेशन के लिए और जहां पर आपको रिवोकेशन हुआ उसके बीच के पीरियड का, यदि क्योंकि आप जो है सस्पेंड हो चुका बिजनेस, तो कोई आप टैक्स इनवाइस नहीं कर सकते और जो है कोई भी टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। तो जो इनवाइस आपने इशू करी तो उस इनवाइस को आप रिवाइज इनवाइस आपको इशू करनी पड़ेगी। जैसे रजिस्ट्रेशन के केस में होता है कि जिस डेट को आपने अप्लाई किया और जिस डेट को रजिस्ट्रेशन ग्रांट हुआ उसके बीच की जितनी भी इनवाइस आपने इशू करी उनकी रिवाइज इनवाइस इशू करनी पड़ती है और फर्स्ट रिटर्न के अंदर वो फाइल करनी पड़ती है एज पर सेक्शन 31(3) रेड विद सेक्शन 40 ऑफ द डीवैट एक्ट। उसके बाद रिवोकेशन पे आते हैं। तो रिवोकेशन में बहुत सिंपल है कि विद इन 30 डेज ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर, वर्ड है सर्विस ऑफ ऑर्डर। अब वो सर्विस का झगड़ा है, वो आप कैसे जो है डिपार्टमेंट कहेगा नहीं जी हमने तो साइट पे डाल दिया था, अब आपको वो जो है डिस्चार्ज करनी है कि नहीं जी सर्विस नहीं हुई, तो निश्चित रूप से वो आप देख लें। लेकिन ये विद इन 30 डेज ऑफ डेट ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर है ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, वो आपने GST 21 में फाइल करनी है। यदि वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न की वजह से, तो आपका तभी रिस्टोर होगा जब आप जो है वो सारी रिटर्न विद टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी जो भी है उसके साथ उन रिटर्नों को फाइल कर दोगे। और वेयर द रजिस्ट्रेशन हैज बीन कैंसिल फ्रॉम मान लिया वो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल कर दिया और आपने एक रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल कर दी, पता लगा जी 6 महीने की तो पहले ही पेंडिंग थी और उसने बैक डेट से कर दिया, अब ये कर रहे हैं एक साथ 2017 से कर दिया, अब उसको 6 महीने और लग गए जो है वो रिस्टोर करने के अंदर। तो उस दौरान जो है आपको जो जैसे ही आपका रिस्टोर होगा तो वो सारी की सारी रिटर्न्स जो हैं जो रेट्रोस्पेक्टिव डेट से कैंसिल होने के कारण आप फाइल नहीं कर पा रहे, तो वो आपको विद इन 30 डेज ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो फाइल करनी पड़ेंगी। नोटिस यदि उसको लगता है कि नहीं ठीक नहीं है तो वो शोकाज नोटिस दे सकता है, उसमें रीजन बता सकता है कि भाई इन ग्राउंड पे जो है आपका रिवोकेशन की जो एप्लीकेशन है वो क्यों ना रिजेक्ट कर दूं। उसका आपने रिप्लाई देना है विद इन 7 डेज REG 24 के अंदर, और वो डिस्पोज ऑफ करनी है उसको जो रिवोकेशन की एप्लीकेशन है वो विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ रिप्लाई या रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। और यदि वो सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसको कैंसिल कर सकता है REG 05 के अंदर, और यदि वो उससे सहमत है अंदर वो रिवोक जो है उसको कर देगा। अब रिवोकेशन भी उसने कैंसिल कर दिया, रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल है। अब रजिस्ट्रेशन की 2 रेमेडी है आपके पास, एक रिवोकेशन की एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है और दूसरा अपील भी फाइल की जा सकती है। कब? अपील का जो टाइम है वो 3 मंथ्स का है। यदि आपका रिवोकेशन का टाइम निकल जाए तो आप अपील में जो है वो जा सकते हैं विद इन 3 मंथ्स ऑफ पासिंग ऑफ एन ऑर्डर, आइदर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिजेक्शन ऑफ रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके बाद जो है वो सर्कुलर नंबर 69 का एक पक्ष हमने देख लिया। अब दूसरे पक्ष पे आते हैं कि फाइनल रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी कितने दिन में?
3 months of the effective date of registration of order of cancellation or रजिस्ट्रेशन विच एवर इज लेटर। वहां से आपको 3 मंथ के अंदर फाइनल रिटर्न भरनी पड़ेगी। फाइनल रिटर्न भरने के पीछे पर्पज क्या है कि जो भी आपकी लायबिलिटी बनती है, जो स्टॉक आपके पास बचा हुआ है, जो कैपिटल गुड्स आपके पास बचे हुए हैं, जो प्लांट एंड मशीनरी आपके पास बची हुई है, उस पर टैक्स डिटरमाइन करके आप जो है टैक्स फुली पे कर दो। क्योंकि जब आप REG 16 भरते हैं तो उस समय कोई आवश्यकता नहीं है कि आप पूरा का पूरा टैक्स डिटरमाइन करो, जो है वो वहां पर जो है मैंडेट नहीं है, लेकिन फाइनल रिटर्न के अंदर ये भरना पड़ेगा। और यदि ऑफिसर करता है वहां पर तो आपको फिर आपके पास यही चारा है कि आप इसको जो है डिटरमाइन करो। अब टैक्स लायबिलिटी टू बी डिटरमाइन एट द टाइम नॉट एबल टू यूटिलाइज एनी रिमेनिंग बैलेंस, जो भी उसके क्रेडिट लेजर में बैलेंस है या कैश लेजर में बैलेंस है, वो जितनी भी लायबिलिटी है वहां तक उसको डिस्चार्ज करने के अलावा वो सारी की सारी उसकी लैप्स हो जाएगी। तो रिवर्स जो है वो करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जो है वो हो जाएगी। यदि वो फेल्स हुआ टू फाइल द GST 10, तब क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं? तो नोटिस ऑफ असेसमेंट दिया जा सकता है 3A के अंदर, AST 3A के अंदर। यदि उसने 15 डेज में GST 10 फाइल नहीं करी नोटिस देने के बाद भी, तो असेसमेंट हो जाएगी AST 13 के अंदर। और 13 के होने के बाद भी 30 डेज के अंदर उसने असेसमेंट के GST 10 फाइल नहीं करा, तो जो है फिर उसको आगे अपील फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन वो 30 डेज में फाइल कर देता है तो वो जो असेसमेंट है वो डीम्ड टू बी विड्रॉन मानी जाएगी। लेकिन जो लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लेट फी वो जो है कंटिन्यू रहेगी। वो फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात कर रहा है, तो उन्होंने इस सर्कुलर में भी कहा कि जो आप इंसिस्ट नहीं कर सकते टू फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न टू द डीलर 3A GSTR 1 3B एटसेट्रा एटसेट्रा। अब जो लायबिलिटी है वो किस तरह से कंप्यूट होगी स्टॉक की? सर इसमें जो स्टॉक की लायबिलिटी है सेक्शन 29 सब क्लोज 5 और रेड विद रूल 44 सब क्लोज 6, इसके अंदर उन्होंने कहा जो आपके पास स्टॉक है उसमें जितना, चाहे वो रॉ मटेरियल के रूप में है, चाहे वो सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में है, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स के रूप में है, और कैपिटल गुड्स हैं और प्लांट एंड मशीनरी है, उनमें जितना भी ITC है उनके ऊपर एक तो वो, और जितना उन पे ऊपर आउटपुट लायबिलिटी बनती है, उन दोनों में से जो भी हायर है वो जो है आपको देना है। मान लिया आउटपुट लायबिलिटी आपकी हायर बनती है तो आपको कैश जो है वो जमा करवाना पड़ेगा, लेकिन इनपुट ज्यादा बनती है तो उतना इनपुट जो है आपको देना है उस पर, और बाकी आपका लैप्स हो जाएगा। कैपिटल गुड्स जो है वो उनको परसेंटेज बेस पे आपको देखना है, उसकी जो लाइफ है वो 60 महीने मानी जाएगी। जो कैपिटल गुड्स के, जो मान लिया आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 55 महीने पहले, जब आपने कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दी उससे 55 महीने पहले खरीदा, तो उस जितना भी उसमें ITC है उसको 60 से डिवाइड करो और 5 से मल्टीप्लाई करो, तो उतना इनपुट आपके पास बचा हुआ है। अब उसकी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी है वो आपने देखनी है। यदि ट्रांजैक्शन वैल्यू ज्यादा है तो वो जितनी इनपुट बची हुई है वो उसमें से माइनस करके आपको आउटपुट देनी है। लेकिन यदि मान लिया जो इनपुट आपके पास बची हुई है, जो ट्रांजैक्शन वैल्यू है वो कम है उससे इनपुट से, तो फिर वो इनपुट जो है वो आपको बाकी की उतनी रिवर्स करनी है और बाकी की आपकी लैप्स मानी जाएगी। CGST, SGST, IGST वो डिटरमाइन सेपरेटली करनी पड़ेगी। तो डिटरमाइन पार्ट ऑफ द आउटपुट लायबिलिटी ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एंड डिटेल में बी फर्निश्ड इन GSTR 10 in case it is later determined that output liability of a taxpayer had determined under section of GST was greater than the amount of input tax credit, then the difference shall be paid by him or her in cash। कैश के केस में मुझे लग रहा है कि कैश आपका बचा हुआ है तो उसका रिफंड क्लेम किया जा सकता है, क्योंकि जो सेक्शन 54 है वो मुझे मैंडेट करता है कि जो मेरे कैश है यदि एक्सेस कैश मैंने जमा करवा दिया तो उसका मैं रिफंड ले सकता हूं। एक इशू और है सर, और वो इशू ये है कि जो वन टाइम इन्होंने एक फैसिलिटी दी कि रिवोकेशन की, कि जो भी रिवोकेशन की एप्लीकेशन है वो उनकी एक डेट की गई 31/3/2020 तक वो एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। लेकिन जो GST काउंसिल की मीटिंग हुई 14/3/2020 को, वहां पर इन्होंने कहा कि रिवोकेशन की जो एप्लीकेशन है वो कैन बी फाइल्ड अप टू 30/6/2020, लेकिन उसका जो है कोई भी नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया। लेकिन जो कॉन्वेड के दौरान नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा कि जितनी भी प्रोसीडिंग
लॉकिंग पीरियड के दौरान है, उनकी डेट जो है 30/6/2020 तक बढ़ा दी गई। तो मुझे लग रहा है कि ये भी वहां पर कवर हो जाएगा, क्योंकि सेक्शन 29 एक्सक्लूजन के उसमें नहीं है। जो सेक्शन एक्सक्लूड किए गए हैं उस जो जो रिलीफ दिया गया उससे बाहर किए गए हैं, उसमें सेक्शन 29 नहीं है। तो ये मेरी तरफ से एक डिस्कशन था छोटा सा। सर आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।